दिसंबर 2025 की एक रात यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर यूएई का एक काफिला था, हथियारों से लदा, खामोशी से आगे बढ़ रहा था। और तभी सऊदी फाइटर प्लेन ने उसे निशाना बनाया। ये कोई दुश्मन का हमला नहीं था, ये एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के ऊपर हमला था। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, सऊदी अरब और यूएई दशकों से एक साथ चले, एक साथ बैठकर तेल की कीमतें तय की। शाही घरानों के लोग एक दूसरे के महलों में बेरोक टोक आते जाते, और उस रात एक मुल्क के काफिले पर बम गिर रहा है। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ये उस रिश्ते का टूटना था जो दशकों में बना था। उसके बाद सऊदी अरब ने खुलेआम कहा कि यूएई अपनी फ़ौजें यमन से हटाए। यूएई ने जवाब में यमन में अपनी सबसे बड़ी प्रॉक्सी को भंग कर दिया। और फिर 28 अप्रैल 2026 को यूएई ने दुनिया को बताया कि हम 1 मई से ओपेक छोड़ रहे हैं। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ओपेक है क्या और यूएई को उससे क्या तकलीफ थी। ओपेक 1960 में बना था। पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों का संगठन। इसमें सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, ईरान जैसे मुल्क शामिल हैं। ये संगठन एक काम करता है, तय करता है कि कौन सा मुल्क कितना तेल निकालेगा। इसे कोटा कहते हैं। मान लीजिए दुनिया में हर रोज़ 100 बैरल तेल की ज़रूरत है। अगर ये मुल्क मिलकर 120 बैरल तेल निकालते हैं तो तेल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि माल ज़्यादा होगा, ख़रीदार कम होंगे। और अगर ये सब 80 बैरल तेल निकालते हैं तो तेल महंगा हो जाएगा, माल कम हो जाएगा और ख़रीदार ज़्यादा हो जाएंगे। तो ओपेक यही खेल खेलता है, कोटे से कीमतें काबू में रखता है और सबकी कमाई ठीक रहती है। खाड़ी के देशों में यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये उनकी साझा ताकत थी। अकेले अकेले ये मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज से मोल भाव नहीं कर सकते थे। मिलकर करते थे तो सौदा उनकी शर्तों पर होता था। लेकिन यूएई के लिए यही संगठन धीरे धीरे एक बंधन बन गया था, या कम से कम यूएई ऐसा कहता है। यूएई के पास एडनॉक है, अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी। यूएई ने इसमें अरबों डॉलर लगाए हैं, लगभग 150 अरब डॉलर। नई तकनीक लाई, नए कुएं खोदे ताकि रोज़ 5 मिलियन बैरल तक पहुंच सकें। लेकिन ओपेक का कोटा क्या कहता है? ओपेक का कोटा सिर्फ 3.4 मिलियन बैरल निकालने को कहता है इससे आगे मत जाओ। यानी यूएई की 30% कैपेसिटी बेकार पड़ी रहती है। वो अपनी कैपेसिटी से 30% कम निकालता है। एक सवाल उठता है कि यूएई की ये शिकायत सुनने में सही लगती है, लेकिन ओपेक में ये नियम यूएई ने खुद मिलकर बनाए थे। तो अब जब फ़ायदा नहीं हो रहा है तो नियम तोड़ो और निकल जाओ, ये कितना सही है? और अगर हर मुल्क यही सोचने लगे तो फिर ओपेक का मतलब क्या रह जाएगा? ऊपर से एक और चीज़ है जो यूएई को परेशान करती है। इराक और रशिया जैसे मुल्क खुलेआम अपने कोटे से ज़्यादा तेल निकालते हैं और ओपेक कुछ नहीं बोलता। यूएई नियम मानता है लेकिन बाकी तोड़ते हैं। 2021 में यूएई ने पहली बार खुलकर इस पर सवाल उठाया। 2023 में एक समझौता हुआ, अफ्रीकी मुल्कों का कोटे से काटकर यूएई को थोड़ी सी राहत दी गई, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहा। फिर 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, सऊदी का, यूएई का, कुवैत का, सबका। जब ये बंद हुआ तो तेल की कीमतें $126 पर बैरल पहुंच गईं। अमेरिका में पेट्रोल 1.5 गुना महंगा हो गया। एक छोटी सी खाड़ी बंद हुई और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। यूएई ने यह देखकर एक हिसाब लगाया, जब हॉर्मुज़ दोबारा खुलेगा, कभी ना कभी तो खुलेगा ही, दुनिया को बहुत तेल चाहिए होगा। उस वक्त जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तेल दे सकेगा वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाएगा। और ओपेक के कोटे में बंधे रहकर यह मुमकिन नहीं था, तो यूएई ने ओपेक छोड़ दिया। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है जितना दिखाई देता है। यूएई की ज़मीन पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, सऊदी अरब से रिश्ते टूट चुके हैं, चारों तरफ से दबाव है।
ऐसे में यूएई को एक मजबूत दोस्त की ज़रूरत है और वो दोस्त बन सकता है अमेरिका। इस वक्त ट्रंप का भी मसला है। अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 34% तक गिर चुकी है। नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन है। महंगा तेल उनके लिए सबसे बड़ी सियासी मुसीबत है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो आम आदमी नाराज़ होता है और नाराज़ आदमी वोट नहीं देता। यूएई अगर ओपेक से बाहर निकलकर ज़्यादा तेल बाजार में लाएगा तो कीमतें नीचे जाएंगी, ट्रंप खुश होगा तो यूएई को अमेरिकी सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, अमेरिका को सस्ता तेल मिल जाएगा। ये एक तरह का सौदा है, बस ये लिखित नहीं है, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है। यही वो जगह है जहां असली सवाल उठता है। यूएई कह रहा है कि ये फैसला उसकी आज़ादी का फैसला है, अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल करने का हक़ है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ये सच में आज़ादी थी या ये एक मजबूर मुल्क का वो कदम था जो चारों तरफ से घिरा हुआ था? उसे एक ताकतवर दोस्त की ज़रूरत थी, इसलिए यूएई ने ओपेक छोड़ दिया। लेकिन बदले में वो अमेरिका की छतरी के नीचे आ गया, मतलब एक बंधन से निकलकर दूसरे बंधन में आ गया। अब ओपेक का क्या होगा? ओपेक की असली ताकत ये थी कि उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब हुआ कि किसी भी मुश्किल वक्त में फ़ौरन ज़्यादा तेल निकालकर बाजार संभालने की ताकत। इसमें सऊदी अरब और यूएई का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब यूएई बाहर है तो ये ताकत कमज़ोर हो गई है। सऊदी अरब के सामने अब दो रास्ते हैं। एक है कि इराक़ और कुवैत के साथ मिलकर ओपेक चलाते रहो। दूसरा ये है कि खुद ज़्यादा तेल पंप करो, कीमतें गिराओ, यूएई को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन कीमतें गिरना दोधारी तलवार है। इससे सिर्फ यूएई नहीं बल्कि बहरीन और ओमान जैसे छोटे मुल्क भी तकलीफ़ में आ जाएंगे। यानी सऊदी अरब के पास भी कोई आसान रास्ता नहीं है। और जब हॉर्मुज़ खुलेगा तो यूएई एक साथ ढेर सारा तेल बाज़ार में उतारेगा। करीब 20 लाख बैरल रोज़ाना एक्स्ट्रा तेल बाज़ार में उतरेगा, कीमतें नीचे जाएंगी। ट्रंप के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ओपेक के बाकी मेंबर्स के लिए थोड़ा झटका है। अब एक आखिरी सवाल है, और ये शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि पिछले एक दशक से दुनिया ये समझती थी कि खाड़ी के जो देश हैं वो एक टीम की तरह हैं, साथ मिलकर बड़े फैसले लेते हैं, दुनिया की सियासत में एक आवाज़ से बोलते हैं। इसे गल्फ़ मोमेंट कहा जाता था। खाड़ी का वो दौर जब ये मुल्क दुनिया में एक मजबूत और यूनाइटेड ताकत की तरह उभर रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इन मुल्कों में फूट पड़ जाएगी। 2017 में इन्हीं मुल्कों ने कतर पर ब्लॉकेड लगा दी थी। यमन में सऊदी और यूएई के रास्ते अलग हो गए थे और अब यूएई ने ओपेक छोड़ दिया है। ये सब देखकर लगता है कि गल्फ़ मोमेंट वैसा भी नहीं है जैसा बताया जाता है। यानी इनके बीच में एक दरार है। कतर ओपेक छोड़ चुका था, अब यूएई छोड़ दिया। ओपेक ख़त्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा।